नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी सेकंड, बीएससी बीएड थर्ड ईयर मैथ्स गति विज्ञान हमारी बुक चल रही है साथियों। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट वेग एवं त्वरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सप्रसरेखी तथा अभिलंबिक वेग। तो सर्वप्रथम हम सप्रसरेखी और अभिलंबिक वेग किसे कहेंगे साथियों? जैसा कि आपने पूर्व के अंदर पढ़ा होगा साथियों, अरीय और अनुप्रस्थ वेग, ठीक इसी प्रकार हम सप्रसरेखी और अभिलंबिक वेग की सर्वप्रथम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में इसको सिद्ध करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए साथियों एक ग्राफ बनाया है, और ग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पर ए बी मेरे पास कोई कर्व या कोई वक्र है साथियों। ए बी मेरे पास क्या है? कोई एक कर्व या वक्र है, और यहाँ पर सर्वप्रथम बिंदु ए पर कोई गतिमान कण है मेरे पास। ए पर क्या है? कोई गतिमान है, कण है। वो टी समय पश्चात कण है वो बिंदु पी पे चला जाता है साथियों। किस पे चला जाता है? पी पे चला जाता है। तो उस कण ने ए से लेकर पी तक एस दूरी तय की है। क्या है? एस दूरी तय की है। कुछ समय पश्चात अर्थात डेल्टा टी समय पश्चात कण बिंदु बी पे चला जाता है साथियों, और यहां पर पी से बी तक जो दूरी तय की है वो डेल्टा एस है। और उसके बाद में देखिए साथियों, यहां पर पी के जब हम निर्देशांक लिखेंगे, और यहां पर मैंने P बिंदु पे कोई एक सप्रस रेखा खींची है, क्योंकि यहां पर हमें सप्रस रेखीय वेग को परिभाषित करना है। तो मैंने टिप्पी एक सप्रस रेखा खींची है। तो P बिंदु के निर्देशांक S और साइन लिखे जाएंगे। यहां पर जो एक्स एक्स है या आरंभिक रेखा है, इसके साथ जो एंगल है वो साइन बन रहा है। क्या है? एंगल साइन बन रहा है। तो यहां पर मेरे पास जो निर्देशांक होंगे वो P के S और साइन होंगे, और S और साइन के अंदर जो यहां पर इस तरीके से जो S माइनस साइन है वो नेज समीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी साथियों? नेज समीकरण कहलाएगी। और P के निर्देशांक अगर कार्तीय रूप में अगर हमें लिखने हो तो साथियों यहां पर हम एक्स वाई लिखते, ध्रुवीय रूप में अगर हम लिखते तो R और थीटा लिखते, और यहां पर जो हमारे पास सप्रस रेखा खींची गई है वो कोई मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं हो रही है साथियों। और यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होंगी या इसके जो निर्देशांक होंगे वो एस और साइन होंगे, और इसकी जो इक्वेशन प्राप्त होंगी उसको हम नेज समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? देखिए साथियों, किसी गतिमान कण के पथ के किसी बिंदु पर खींची गई सप्रस रेखा, ये हमारी क्या है? कोई सप्रस रेखा है, और इसके P बिंदु पे देखिए साथियों अभिलंब मैंने क्या है? NP खींचा है। अभिलंब क्या खींचा है? N और P। तो यहां पर आगे अभिलंब के अनुदिश उसके वेग एवं त्वरण के वियोजित भाग उस बिंदु पर कण के सप्रस रेखी और अभिलंबिक वेग और त्वरण कहलाएंगे साथियों। ये तो इसकी सामान्य जो डेफिनेशन है वो हो चुकी है साथियों। उसके बाद में इसको सिद्ध हम किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए साथियों, तो यहां पर देखिए साथियों, इसको सिद्ध करने के लिए सेम पीछे जो हमने अध्ययन किए वही सेम बात यहां पर है। ए और बी मेरे पास सर्वप्रथम कोई कर्व या वक्र है साथियों। प्रारंभ में कण बिंदु ए पर है, और टी समय पश्चात कण बिंदु पी पे चला जाता है, और यहां पर ए से लेकर पी तक कण ने एस दूरी तय की है। डेल्टा टी समय पश्चात कण बिंदु क्यू पर चला जाता है। कण बिंदु क्यू पर चला जाता है, और यहां पर जो दूरी तय की है वो साथियों डेल्टा एस तय की है। यहां पर बिंदु इस कर्व पे मैंने यहां पर बिंदु P के सहारे एक सप्रस रेखा है वो यहां पे T और P खींचे साथियों, और यहां पर जो एक्स एक्स है इसके साथ एंगल साइन बन रहा है। एंगल क्या बन रहा है? साइन बन रहा है साथियों। तो यहां पर P के जो निर्देशांक लिखे जाएंगे वो यहां पर S और साइन लिखा जाएगा साथियों। क्या है? निर्देशांक है वो S और साइन लिखा जाएगा। उसके बाद में यहां पर देखिए साथियों Q बिंदु पर कण चला गया, तो यहां पर जो टोटल दूरी है वो यहां पर S प्लस डेल्टा S हो चुकी है, और यहां पर एंगल के अंदर भी परिवर्तन साथियों साइन प्लस डेल्टा साइन हो चुका है। कितना हो चुका है? साइन प्लस डेल्टा साइन। क्योंकि देखिए साथियों यहां पर कण बिंदु Q पर चला जाता है, तो यहां पर भी मैंने एक सप्रस रेखा खींच ली है। तो यहां पर जो एंगल है वो क्या है? डेल्टा साइन है। अगर ये डेल्टा साइन है साथियों तो ये भी कितना होगा? डेल्टा साइन होगा, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। और यहां पर आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा साथियों, और किसी भी त्रिभुज के अंदर दो अंतः कोणों का योग एक बहिष कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर
इस कोण का मान साथियों साइन प्लस डेल्टा साइन निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? साइन प्लस डेल्टा साइन निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए साथियों यहां पर P बिंदु और Q बिंदु, इन दोनों बिंदुओं पर हमने दो सप्रस रेखाएं खींच लिए। इसको मैंने नाम T1 दे दिया है और इसको मैंने T2 नाम दे दिया है साथियों। अब यहां पर सप्रस रेखा खींच लेने के बाद में P बिंदु पे मैंने एक अभिलंब भी खींच दिया है और इसका नाम मैंने NP रख दिया है साथियों। उसके बाद में Q बिंदु से यहां पर T1P जो सप्रस रेखा है इस पे मैंने एक अभिलंब यहां पर QM डाल दिया है। क्या डाल दिया है? QM डाल दिया है, क्योंकि जब हम अभिलंबिक और सप्रस रेखी वेग और त्वरण ज्ञात करेंगे तो यहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी साथियों। तो यहां पर इस तरीके से जो मैंने यहां पर बातें आपको बताई है उनको मैंने यहां पर नीचे दर्शा रखा है साथियों। माना कि वक्र AB पर एक गतिमान कण है जो बिंदु A से चलकर T एवं T प्लस डेल्टा T समय पश्चात बिंदुओं P और P के निर्देशांक मैंने यहां पर S और साई पहले से दर्शा रखे हैं साथियों, एवं Q के निर्देशांक S प्लस डेल्टा S और साई प्लस डेल्टा साई पर पहुंच जाता है कण। यदि बिंदु P पर सप्रस रेखा, यहां पर मैंने जो सप्रस रेखा खींची है वो PT1 है, पर Q से डाला गया लंब QM, और ये मैंने क्या है साथियों यहां पर एक लंब है वो QM डाल दिया है, पहले आपको बता दिया है। अंतराल डेल्टी में PT सप्रस रेखा के समांतर PM विस्थापन होगा। अतः अब यहां पर देखिए साथियों हम बिंदु P पर सप्रस रेखी वेग को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए साथियों P पर सप्रस रेखी और वेग की सामान्य डेफिनेशन ये होती है साथियों, विस्थापन का समय के सापेक्ष परिवर्तन कितना हुआ है। तो यहां पर वेग का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां पर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। और यहां पर देखिए साथियों सप्रस रेखी का अर्थ ये हुआ, यहां पर अगर हम T1P जो मेरी सप्रस रेखा है और यहां पर इस P बिंदु के आगे यहां पर कितना विस्थापन हुआ है, अगर हम PM का मान निकाल लें, क्या है साथियों यहां पर अगर हमें PM का मान अगर ज्ञात कर लें तो साथियों यहां पर और समय का अगर हम भाग लगा दें तो यहां से हमारा वेग है वो निकल कर आ जाएगा। तो देखिए साथियों यहां पर एक समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा। तो यहां पर देखिए साथियों Q बिंदु से मैंने P पर यहां पर एक सीधी रेखा खींच ली है, क्योंकि जब Q बिंदु P बिंदु की ओर अग्रसर होगा, यहां पर मैंने P और Q बिंदु साथियों इतने दूर दूर लिखे हैं ताकि इनके अंदर पहचान हो सके, लेकिन वास्तव में यहां पर डेल्टा T समय में यहां पर बिंदु Q इतना दूर नहीं जाएगा। तो इसलिए देखिए साथियों यहां पर Q बिंदु है वो वास्तव में P बिंदु के एकदम नजदीक में है, लेकिन हम यहां पर आसानी से चित्र की सहायता से समझ सकें इसलिए मैंने Q बिंदु को दूर लिखा है साथियों। तो यहां पर जो PQ का मान है, P और Q का मान है वो यहां पर चाप जो यहां पर PQ आपको दिखाई दे रहा है, तो जीवा जो PQ है वो ये दोनों मान के लगभग इक्वल होंगे। लगभग क्या होंगे साथियों? इक्वल होंगे। तो यहां पर आपको साथियों एक समकोण त्रिभुज है वो नजर आ रहा होगा। क्या आ रहा है? समकोण त्रिभुज आपको एक नजर आ रहा है। तो यहां पर हम लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र लगा सकते हैं। लाल बट्टा कक्का ये हमारा क्या हो गया साथियों? कर्ण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। और यहां पर ये हमारा आधार हो गया साथियों। ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। और ये हमारा क्या हो गया साथियों? लंब हो चुका है। क्या हो चुका है? लंब। यहां से देखिए साथियों एक समकोण त्रिभुज के अंदर हमें कर्ण दिया हुआ है। कर्ण का अर्थ ये हुआ PQ जीवा का जो मान है वो डेल्टा S के क्या है? लगभग इक्वल है साथियों। लगभग क्या है? इक्वल है यहां पर। और यहां पर PM हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण और आधार के अंदर संबंध क्या होगा? यहां पर आपको पता है कि लाल बट्टा कक्का। तो यहां पर देखिए साथियों आधार और कर्ण मतलब कोस थीटा वाला सूत्र लगेगा। अगर यहां पर हमें PM का मान ज्ञात करना है तो यहां पर कोस थीटा लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? यहां पर कोस थीटा लगा देंगे। तो देखिए साथियों यहां पर अगर हमें PM ज्ञात हो जाए, क्या ज्ञात हो जाए? PM और डेल्टा T
समय का हम भाग लगा दें तो यहां से सप्रसरेखीय वेग निकल कर आ जाएगा। और देखिए साथियों, यहां पर हमारे पास जो एक त्रिभुज बना है उसको मैं अलग से बना लेता हूं यहां पर। तो यहां पर इसको मैंने P नाम दे दिए और ये हमारा Q बिंदु है, ये हमारा M है साथियों, ये 90 डिग्री, ये कर्ण है हमारा, ये क्या है कर्ण, और कर्ण का मान डेल्टा S है। कर्ण का मान क्या है डेल्टा S। और यहां पर ये जो एंगल है साथियों, इसको मैंने पर्टिकुलर यहां पर एंगल, यहां पे डेल्टा साइन नहीं लिखा है क्योंकि यहां पर हम QPM ही लिखने वाले हैं। तो देखिए साथियों, कोस QPM एंगल का मान है वो किसके बराबर होगा, यहां पे आधार बटा कर्ण के क्या होगा साथियों, इक्वल होगा। तो यहां पर आधार का मान मेरे पास है वो कितना है साथियों, यहां पर लिमिट का लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0 और PM यहां से हम PM ज्ञात कर लेंगे साथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस कोण QPM बराबर आधार का मान यहां पर साथियों हमारा PM है और बट्टा कर्ण हमारा यहां पे क्या है जीवा PQ है, जीवा क्या है PQ है। और क्योंकि देखिए साथियों यहां पर Q का मान P की ओर अग्रसर है, Q का मान है P की ओर अग्रसर है, तो यहां पर जीवा PQ का मान है वो लगभग है वो डेल्टा S के क्या है इक्वल होगा, डेल्टा S के क्या होगा इक्वल होगा साथियों। तो यहां पर हमारा जो PM का मान है वो कितना निकल कर आ जाएगा साथियों, जीवा PQ और कोस एंगल QPM और मेन बट्टे के अंदर डेल्टा T। तो यहां पर लिमिट डेल्टा T टेस्ट टू 0 और जीवा PQ अर्थात हम बोल सकते हैं कि डेल्टा S और बट्टे के अंदर डेल्टा T और कोस एंगल QPM। अब यहां पर देखिए साथियों, अगर कि साथियों यहां पर Q का मान P की ओर अग्रसर है, तो यहां पर मान लीजिए ये P बिंदु है, यहां पर Q बिंदु है, तो ये एंगल है यहां पर वो 0 डिग्री के लगभग बनेगा। कितना बनेगा, 0 डिग्री के लगभग इक्वल बनेगा। तो यहां पर देखिए साथियों एंगल QPM और इसका मान कितना होगा 0 होगा। और हम जानते हैं कि कोस 0 कितना होता है साथियों 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहां से लिमिट डेल्टा T टेस्ट टू 0 डेल्टा S बट्टा डेल्टा T और जब हम यहां पर लिमिट हटाते हैं तो DS बट्टा DT, ये हमारा साथियों सप्रसरेखीय वेग निकल कर आ चुका है। क्या है सप्रसरेखीय वेग, और सप्रसरेखीय वेग का फॉर्मूला है वो DS बट्टा DT होगा। क्या होगा DS पौने DT होगा। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि यहां पर सप्रसरेखीय वेग है वो हमारा निकल कर आ चुका है DS बट्टा DT। उसके बाद में देखिए साथियों यहां पर बिंदु P पर हम अभिलंबिक वेग ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम यहां पर ही लिख देता हूं साथियों, बिंदु P पर अभिलंबिक और वेग, और अभिलंबिक वेग अगर हम निकालेंगे तो यहां पर लिमिट डेल्टा T टेस्ट टू 0। यहां पर देखिए साथियों सप्रसरेखीय अगर हम मान निकाल रहे हैं तो यहां पर PM ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमें अभिलंबिक ज्ञात करना है तो NP के जो समांतर यहां पर QM जो हमने लंब डाला है, अगर यहां पर हमें QM ज्ञात हो जाए, हमें क्या है QM अगर ज्ञात हो जाए तो M से यहां पर Q तक जो हमारा विस्थापन हुआ है साथियों उसको हम निकाल लें और डेल्टा T का अगर हम भाग लगा दें तो वो अभिलंबिक वेग निकल जाएगा। और यहां पर देखिए साथियों कर्ण हमें दिया गया और लंब हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण और लंब के अंदर साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, साइन थीटा वाला। तो यहां पर देखिए साथियों इस त्रिभुज के अंदर यहां पर मैं अगर QM या MQ और बटा डेल T ये मान यहां पर निकाल के रख दूं तो हमारा अभिलंबिक वेग है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर इस त्रिभुज के अंदर में यहां पर देखिए साथियों साइन एंगल QPM अगर निकालता हूं तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब का मान है वो यहां पर कितना है साथियों QM और बट्टा कर्ण का मान है यहां पर जीवा PQ लिख दूं चाहे यहां पर डेल्टा S लिख दूं, एक ही बात है साथियों। तो यहां पर QM का मान है, QM का मान है वो यहां पे डेल्टा S और साइन और एंगल QPM के बराबर आ जाएगा साथियों। अगर बिंदु Q P की ओर अग्रसर है,
पी की ओर अग्रसर है तो यहां पर क्यू पी एम जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा साथियों। और यहां पर हम क्यू एम का मान रख देंगे तो यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0 और यहां पे डेल्टा एस और साइन एंगल क्यू पी एम और बट्टा डेल्टा टी। अब यहां पर देखिए साथियों QPM का मान 0 डिग्री है तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर इसको सरलीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो ये पूरा मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि P पर अभिलंबिक वेग, P पर अभिलंबिक वेग है वो यहां पर 0 होगा। क्या होगा साथियों? 0 होगा। जबकि सप्रस रेखीय वेग है वो ds/dt होगा, जबकि अभिलंबिक वेग है वो यहां पर क्या होगा साथियों? 0 होगा। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि किसी भी वक्र के अनुदिश गमन करने वाले किसी कण का सप्रस रेखीय वेग ds/dt होता है, जबकि अभिलंबिक वेग सदैव क्या होगा? 0 होगा। आप देखिए साथियों सप्रस रेखीय और अभिलंबिक वेग इन दोनों मानों की आवश्यकता जब हम सप्रस रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण ज्ञात करेंगे तो वहां पर आवश्यकता पड़ेगी सीधी डायरेक्ट वहां पे। तो अगले वीडियो के अंदर हम सप्रस रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।